सभी लोग एक बार ज्वाइन हो जाइए। पिछले कुछ दिनों से आपको हमारी क्लास नहीं मिल रही थी और जो भी पेंडिंग क्लास है उसको हम लोग पूरा करेंगे। कल आपकी विजयादशमी है तो कल क्लास नहीं होगी, लेकिन आज हम लोग 2 ढाई घंटे की क्लास ज़रूर करेंगे। और शाम के टाइम में हमने आपको कल भी पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने पढ़ाया नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग पूजा पाठ में व्यस्त होंगे, मेला वगैरह में होंगे, तो इसीलिए हो सकता है ये टाइम बहुत सारे लोगों के लिए भी कंफर्टेबल ना रहा हो। ठीक है, तो आप सभी लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा अगर लाइव आप नहीं देख पाते हैं। तशरीन खातून, फरहान, चलिए अफरोज़, हेमा, हशीब, बहुत बढ़िया, सलोनी कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। हैप्पी नवरात्रि, राधे राधे। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मण, परवीन, मोहम्मद आमिर, वालेकुम अस्सलाम। राजिया शेख, वालेकुम अस्सलाम। चलिए बहुत बढ़िया। सुशांत, गुड मॉर्निंग। चलिए, जमीरुल हक, हेमा, अब्दुल अजीज़। चलिए, आप सभी लोगों को हमारी क्लास नहीं मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से, सुबह वाली क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं थ्योरी क्लास है। देखिए पॉलिटी की जो क्लास है ना, वो बीएड डीएलएड में दोनों में सेम रहने वाली है। ठीक है, तो जो जो लेक्चर दोनों में सेम रहेगा उसको कंबाइन करके हम पढ़ाएंगे। इससे हमारी सिलेबस भी अच्छी खासी तेज़ी में निकलेगी और साथ ही साथ आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। जब कंबाइन क्लास होगी तो हम और भी ज़्यादा समय उसमें दे पाएंगे। तो ये जो लेक्चर होगा, ये डीएलएड वाले जो बच्चे होंगे, देखिए किनके किनके लिए इम्पोर्टेंट है ये जो क्लास है, किनके किनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप देखेंगे। ये जो क्लास है किनके किनके लिए इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। ये क्लास जो है डीएलएड के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए है? डीएलएड के लिए है, प्लस बीएड के लिए है। डीएलएड के लिए तो है ही, प्लस बीएड के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो डीएलएड हो या बीएड, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हालांकि ये पार्ट 1 है, इसके अंदर में आपके सिलेबस को अगर आप देखते हो, पूरे सिलेबस को, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर में। जैसे क्या क्या पढ़ना है मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है लोकसभा, दूसरे में आपको पढ़ना है राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा पढ़ लेंगे तो तीसरे में आप पढ़ेंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर टॉपिक पढ़ना है, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला टॉपिक पढ़ना है। फिर उसके बाद इसी में देखिए आपको, है ना, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, प्लस वाइस प्रेसिडेंट है, वीपी है, इनको भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये सारा पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें आपको क्या पढ़ेंगे, अमेंडमेंट का भी एक टॉपिक होगा। अमेंडमेंट, है ना, जो अमेंडमेंट संविधान में होता है ना, वो कैसे होता है, कौन से आर्टिकल के तहत होता है, वो भी यहाँ पर आपको पढ़ेंगे। तो इस तरह से 5 टॉपिक तो हमने यहाँ पर गिना दिए। 1-2 टॉपिक और हो सकता है जो अभी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, माइंड में नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के क्लास के अंदर में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे, है ना, अभी के क्लास में। फिर जस्ट इसके बाद दूसरी जो इसका संसदीय लोकतंत्र की, है ना, जो संस्थाएं हैं, इसका पार्ट 2 भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे? इसका पार्ट 2 भी करेंगे। ठीक, तो तैयार हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करते हैं लोकसभा से। ठीक है, देखिए लोकसभा को सबसे पहली बात, इसको क्या कहते हैं? इसको निचली सदन भी कहते हैं, निचली सदन। लोकसभा को निचली सदन भी कहा जाता है, या इसी को लोअर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लोअर हाउस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? लोअर हाउस। निचली सदन कहिए या लोअर हाउस कहिए लोकसभा को। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस। अब लोकसभा का जो पूरा संरचना है, इसका उल्लेख आपको संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये सब आपको नहीं पूछेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एक एक शब्दों में हम जो रहस्य वाली बातें हैं वो आपको बता देते हैं, ताकि आप कोई भी एग्जामिनेशन दोगे, है ना, कोई भी कंपेरेटिव एग्जामिनेशन दोगे तो ये टॉपिक वहां पर क्लियर हो जाएगा। हालांकि सिर्फ 4 बातें हम लिख के लाए हैं लोकसभा के बारे में। तो देखिए संरचना का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 के अंदर में, 81 में है। अधिकतम सीटों की संख्या जो लोकसभा के अंदर में है वो आपका कितना है यहाँ पर? 500, है ना, कितना है? 50 है, 550 है। पहले कितना हुआ करता था? आप लोग पुराना जीके में पढ़े होंगे कि 552 था। तो उसमें 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा 2 सीट को भरा जाता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को उठा करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे
कि वो जो 2 सीट है उसको खत्म कर दिया गया, तो अब जो वर्तमान समय में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है वो 550 है, और ये जल्द ही बढ़ करके ये 800 साढ़े 800 तक हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग 150 सीट बढ़ने वाला। जब डिलिमिटेशन होगा ना, डिलिमिटेशन यानी जनसंख्या के आधार पर फिर एक बार संसदीय क्षेत्रों को बांटने का काम होगा। ठीक है, जो 2026 के बाद होने का प्लान है, तो अगले 4-5 सालों में जब डिलिमिटेशन होगा तब सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी। जैसे यूपी वगैरह में, बिहार में जो 40 सीट है, यूपी में 80 है, ये और बढ़ जाएगा। तो जिन जिन बेल्ट में, जिन जिन राज्यों में जनसंख्याएं बढ़ी है वहां पर और ज़्यादा एमपी की संख्या जो है वो बढ़ेंगे। जैसे साउथ के स्टेट में जाओगे आप, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में अगर जाओगे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने अपने जनसंख्या पर कंट्रोल किया है पिछले 20-30 सालों के अंदर में। तो यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या कम होगी तो यहाँ पर जो इनका संसदीय क्षेत्र है वो जहाँ तक स्थिर रहेगा या घट ही जाएगा। लेकिन आप देखोगे नॉर्थ इंडिया का, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश है ना, ये जो आपका महाराष्ट्र, ये सारा जो बेल्ट है आपका, झारखंड वगैरह, इन सब जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जनसंख्याएं बढ़ी है, यहाँ पर जो आपका लोकसभा का सीट है यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हिंदी बेल्ट के अंदर में तो अधिकतम संख्या जो है 530 प्लस 20 यानी टोटल 550 है। देखिए 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, 2001 में एक संशोधन हुआ था संविधान में, जिसको 84वां संविधान संशोधन कहते हैं। उर्दू की क्लास जब होनी होगी फरहान बता देंगे आपको। अभी ना तो उर्दू के बारे में हमने सोचा है, ना ही उर्दू के टीचर के बारे में हमने सोचा है। अभी जो आपकी मोटी मोटी क्लासेस को निकाल रहे हैं, उर्दू भी आपको कवर कराएंगे, और उर्दू की जो क्लास होगी वो थोड़ा लास्ट में शुरू करेंगे। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही पूरा सिलेबस को पढ़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। हर वीक में तो कम से कम 2 क्लास आपको उर्दू का देंगे। अगर लेट से शुरू करेंगे तो 2 क्लास, अगर अगले महीना ही शुरू कर दिए, नवंबर में ही हम शुरू कर दिए उर्दू को, तो हर सप्ताह आपको 1 क्लास मिलेगा। अगर लेट से शुरू करते हैं, दिसंबर में उर्दू की क्लास शुरू करते हैं, तो हर सप्ताह में 2 या 3 क्लास आपको उर्दू की देंगे। ठीक है, 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, इसको अगर आप देखिएगा तो 2026 तक लोकसभा में सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। यही है वो डिलिमिटेशन। 84वां संविधान संशोधन 2001 लाया गया और कहा कि अगले 25 साल तक लोकसभा में सीटों की में छेड़खानी नहीं कर सकेंगे। तो डिलिमिटेशन जो है इसको 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी 2026 के बाद अब जो है ये होगा। तो हो सकता है कि अगर दोबारा से सदन एक बार फिर से संशोधन कर दे संविधान में वर्तमान समय में, तो इसको बढ़ा करके 2030 या 35 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, लग रहा है कि वक्त आ गया है कि डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि हिंदी के बेल्टों में जनसंख्याएं बढ़ी है, और हिंदी में क्या होगा, हिंदी क्षेत्रों में लोग जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों में, महाराष्ट्र वगैरह, इन सब इलाकों में जनसंख्याएं बढ़ी है। तो जनसंख्याएं यहाँ पर बढ़ी है तो इससे क्या होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी। और वर्तमान केंद्र सरकार ये चाहेंगी कि हिंदी बेल्ट के अंदर में नॉर्थ इंडिया में सीटों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाए। तो डिलिमिटेशन का काम जो कि 2001 में स्थगित कर दिया गया था 25 वर्षों के लिए, हमें नहीं लगता है कि इसको और यहाँ से 26 के बाद आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्लान भी है, डिलिमिटेशन भी साथ में होगा। ये सारी जो है सुधारें हो करके 2026 का के बाद का जो चुनाव होगा वहां पर जो है फिर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 24 में हुआ है, फिर कब होगा, 28 में होगा। तो 28 के चुनाव तक हो सकता है कि डिलिमिटेशन हो जाए और यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ जाए। ठीक है, ये तो आपकी जानकारी के लिए था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है एक ही लाइन, एक ही सेंटेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। बाकी टोटल सीट कितनी है, तो 550 है, ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें 530 राज्यों से है और 20 जो है ये आपका यूनियन टेरिटरीज से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक में यहाँ पर क्या था कि कोई भी चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें जो लिखी हुई है ना, एक ये और ये निचली सदन वाली, बस 2 बातें मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा है। बाकी ये थोड़ी हाई लेवल की बातें हो जाती है कि लोकसभा का जो संरचना है ये अनुच्छेद 81 में है, थोड़ा सटीक चीज़ हो जाती है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। और ये डिलिमिटेशन वाला भी नहीं पूछेगा, ये आपको बीपीएससी टीआरई में या फिर बीपीएससी वगैरह की पीटी वगैरह में या फिर द बैंक, एसएससी, दरोगा, ये सब के एग्जामिनेशन में जीके जब पूछा जाएगा तो वहाँ पर ये आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा जाएगा, बहुत मोटी मोटी बात पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं
इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? कहते हैं कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। हालांकि हाईएस्ट जो सीट है, सब मैक्सिमम जो सीट है अभी, वो 552 थी, अब 550 है। लेकिन वर्तमान समय में जो हमने अभी फिल किया है, 543 लोकसभा सदस्य हैं अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें कि 524 जो है वो आपका राज्यों से चुने गए हैं और 19 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए। ठीक है। अब देखिए एससी कैटेगरी का कितना सीट है? रिजर्व्ड सीट है ना। एससी कैटेगरी का कितना रिजर्व्ड सीट है ना। रिजर्व्ड सीट कितना है? तो याद रखिएगा एससी कैटेगरी 84 सीट ना, लोअर हाउस कहा जाता है। 84 सीट। फरहान, मैंने आपका जवाब दे दिया। सलमान फारसी कह दिया उर्दू की क्लास नवंबर में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, अक्टूबर भर आप बाकी की चीज़ों को पढ़िए। प्रिंट आउट्स कराना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको लगे तो करवा सकते हैं। और जैसे ही दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म होती है, उसके बाद आपका जितना भी चैप्टर पेंडिंग है ना, वो एसपी नोट्स का सारा आने लगेगा। सोशल साइंस हिंदी में भी आने लगेगा। कहते हैं कि यहाँ देखिए, जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 84 सीट है और एसटी का जो रिजर्व्ड है वो 47 है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि शेड्यूल्ड कास्ट का लोकसभा में कितना सीट रिजर्व्ड है तो 84, और याद रखिएगा शेड्यूल्ड ट्राइब का कितना है, तो याद रखिएगा कितना है? 47 सीट जो है इनके लिए रिजर्व है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, देखिए ये पावर है किसको? राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है संविधान के अंदर में कि वो चाहे तो एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किसका? लोकसभा और राज्यसभा का, दोनों एक साथ मीटिंग बुलाने का अधिकार ये किसका है? राष्ट्रपति का। ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 108 में लिखी हुई है। आपको ये तो नहीं पूछेगा कि ये किस अनुच्छेद में लिखी है, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा का मिलीजुली बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। जब राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां पर भी ये चीज आपको दोहरा देंगे हम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? चलो, राष्ट्रपति ने तो बुला लिया लोकसभा और राज्यसभा की चीजों को। ठीक है। हाँ, 3 दिनों की थी, यानी आपको कल भी थी, आज भी है और परसों भी रहेगी। संडे ऑफ रहेगी, मंडे से क्लास चलेगी। ठीक है। अभी 3 दिन छुट्टी है दुर्गा पूजा का, लेकिन मेरी क्लास पेंडिंग थी और मैं कहीं जाता नहीं हूँ, स्टूडियो हमारे ही प्लेस पर है, तो मैं आपको इजीली पढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए मैं छुट्टी में भी आपको सुबह सुबह पढ़ा दूंगा। दिन भर आप एंजॉय करो, मेला देखो, पूजा पाठ करो, सुबह में 2 घंटा आप पढ़ लो। ठीक है, ताकि मेरी जो पेंडिंग क्लास है वो खत्म हो जाए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को देख लेते हैं। देखिए कौन, ये देखिए, ये तो पता है कि लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का अधिकार, एक साथ बैठक बिठा करके बैठक करवाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन जब वो बैठक बैठेगा उसका अध्यक्ष कौन करेगा? अध्यक्ष कौन होगा? वो पूरा मीटिंग को कौन संभालेगा? तो याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर। क्या नाम है? लोकसभा स्पीकर। तो याद रखिएगा कौन कर सकता है? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, जिसको शॉर्ट में स्पीकर भी कहा जाता है। अगर आप स्पीकर बोलेंगे ना तब भी समझ जाएगा कि ये लोकसभा के बारे में ही हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा का स्पीकर होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, राज्यसभा का अध्यक्ष, उसको क्या कहा जाता है पता है? राज्यसभा के अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? चेयरमैन। चेयरमैन कहते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर वर्ड से नवाजा जाता है। तो जब भी स्पीकर बोलेंगे तो ऑटोमेटिक समझने वाले लोग समझ जाते हैं। वॉइस कम आ रही है? और ऑटोमेटिक समझने वाले लोग समझ जाते हैं इस बात को कि ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हो रही है। तो हमने सीखा अब तक कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करने का जो पावर है वो किसके पास है? स्पीकर के पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। दोनों सदन आएगा, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो चुपचाप बैठेगा, वो सदन को नहीं चलाएगा। चलाएगा कौन? लोकसभा का। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो दोनों सदन को चलाएगा। अब देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, मनी बिल है कि नहीं है, ये पावर, मनी बिल का पावर बहुत इंपॉर्टेंट पावर होता है। क्योंकि कई बार सरकार कुछ पास कराना चाहती तो राज्यसभा उसको रोकता है, कुछ भी गड़बड़ लगता है। लेकिन अगर किसी बिल को मनी बिल घोषित कर दिया जाए तो राज्यसभा को ये पावर नहीं है कि उस बिल को वो रोक के दिखा दे। लोकसभा अकेले अपने दम पर उस बिल को पास करा सकता है, तो राज्यसभा से पूछने की जरूरत ही नहीं। राज्यसभा में जो सदस्य बैठे हैं उनकी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए कई बार सरकार किसी बिल को लेके फंस जाती है तो कोशिश करती है कि उस बिल को मनी बिल घोषित कर दिया जाए, और फिर देखते हैं राज्यसभा में कितना पावर है कि वो रोक के दिखा दे।
सीधा लोकसभा से पास हुआ, गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास 14 दिन का समय है। 14 डेज में वो कहेगा कि भैया इस बिल को सुधार करो, है ना। वो दो ही काम कर सकता है, रिकमेंडेशन उसमें कुछ नहीं चलेगा उसका। सीधा वो क्या करेगा, उस बिल को या तो वो पास करेगा या 14 दिन तक पेंडिंग में रखेगा। अगर वो उस बिल को पास कर देता तब तो कोई लफड़ा नहीं, अगर 14 दिन तक पेंडिंग में रखता है तब भी वो बिल पास समझा जाएगा। समझ गए ना। तब क्या होगा, वो बिल सीधा लोकसभा से सीधा, अगर पेंडिंग रख लिया तो 14 दिन के बाद 15वां दिन में सीधा वो बिल लोकसभा से डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास साइन के लिए चला जाएगा। राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, असेंट देगा अपना, तो सीधा वो बिल जो है वो चला जाएगा, कानून बन जाएगा। और कानून बन के लागू कब होगा, जब उसको केंद्र सरकार गैजेट में डालेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन उसका लेके आएगी, तब जाकर के वो बिल उस दिन से लागू होना, वो कानून जो है बन जाएगा वो। ठीक है, तब तक बिल रहेगा, पास होगा तो कानून बन जाएगा और उसको लागू हो जाएगा। जब केंद्र सरकार चाहेगी लागू करना तो उसको उस दिन से लागू कर सकती है। तो इसलिए मनी बिल का बहुत महत्व होता है। ठीक है, मनी बिल जो है राजनीति में बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, प्रियंका, रुखसार खातून, बबीता, ठीक है, करीना खातून, चलिए आगे बढ़ते हैं, सपना कुमारी। देखिए, तो मनी बिल जो है, कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, ये पावर किसके पास है? क्या ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा? क्या ये प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा? क्या ये राज्यसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा? नहीं, कोई नहीं डिसाइड करेगा। मनी बिल होगा या नहीं होगा, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास है। तो कभी भी अगर पूछता, ये प्रश्न बहुत हॉट प्रश्न है, बहुत हॉट प्रश्न है, बहुत रिपीट किया जाता है ये प्रश्न, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में धड़धड़ा के रिपीट किया जाता है कि मनी बिल यानी धन विधेयक घोषित करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो याद रखिएगा, ये लोकसभा स्पीकर के पास है। याद रहेगा, किसी के पास नहीं, लोकसभा स्पीकर। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, एक बार इन्होंने घोषित कर दिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भी जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लोकसभा स्पीकर ने अगर एक बार कह दिया कि ये बिल मनी बिल है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतना पावर है लोकसभा के स्पीकर के पास। तो धन विधेयक का 2-3 बात स्पीकर के बारे में याद रखिएगा। नंबर 1 कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहते हैं, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसको चेयरमैन कहते हैं। ये बात याद हो गई। लोकसभा का और राज्यसभा का ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेगा, दोनों सदन आएगा, लेकिन अध्यक्ष हमेशा जो बनेगा उस ज्वाइंट अधिवेशन जो होगा, जो संयुक्त अधिवेशन होगा, उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो हमेशा स्पीकर करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर क्यों चैलेंज करेगा? लोकसभा स्पीकर तो खुद वो घोषित करता है। कोई बिल मनी बिल होगा ही नहीं होगा, ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर के पास है। लोकसभा का पहला अधिवेशन जो चला था हमारे देश में वो 13 मई 1952 ईस्वी को चला था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ और लोकसभा के संबंध में देख लेते हैं। ठीक है, पहला लोकसभा अध्यक्ष, ये चीज ना आपको बिहार बीएड के अंदर में पूछा हुआ सवाल है। बिहार बीएड के अंदर में 2000 बिहार बीएड 2023 का PYQ अगर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां पर यह सवाल रिपीट किया था कि ये बताइए कि पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, जीवी मावलंकर जो हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगर पूछ ले वहीं पर कि ठीक है महिला में बता दीजिए, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा मीरा कुमार। कौन थे? मीरा कुमार जो है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। क्लियर है? तो ये प्रश्न काफी वीवीआई है और ये रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। तो लोकसभा से संबंधित यही सारी बातें जो है आपको याद रखनी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग राज्यसभा पर आ जाते हैं। इतनी सारी बातें हमने लोकसभा पर चर्चा किया, तो हमने लगभग 10 तरह की बातें, 10 तरह की इंपॉर्टेंट बातें जो लोकसभा से पूछे जा सकते हैं आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन पेपर में, हमने उसको डिस्कस किया। अब राज्यसभा के बारे में देखिए, राज्यसभा की बात करें, जैसे लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, उसी तरह से राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपर हाउस कहा जाता है इसको। याद रखिएगा, लोकसभा को लोअर तो राज्यसभा को अपर हाउस। इसमें बेसिकली होता क्या, आप राज्यसभा को सीधा समझिए कि स्टेट डेलीगेशन होता है इसके अंदर में। स्टेट डेलीगेशन, राज्यों का डेलीगेशन। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दूं, ठीक है, राज्यों का डेलीगेशन होता है, राज्यों का डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब समझते हैं? ठीक है, डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब समझते हैं? डेलीगेशन का मतलब होता है
कि जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं राज्यों के, उनका एक समूह होता है और उसी सदन को हम लोग अपर हाउस या फिर राज्यसभा कहते हैं। ठीक है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो हर स्टेट से चुन के आता है। क्या आप बता सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्या राज्यसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है? आंसर है नहीं। लोकसभा को हर 5 साल पर वो डिसॉल्व हो जाती है, या अगर जो वर्तमान सरकार है वो मेजोरिटी को खो देती है तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, या फिर अगर प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ लिखित में राष्ट्रपति को ये कहे कि आप जो है वर्तमान जो संसदीय ये है जो कार्रवाई चल रही है संसदीय में, ये है जो हमारा ढांचा है, जो संसदीय अभी कार्यकाल है, इस कार्यकाल को आप अभी ही समाप्त कर दीजिए और एक इलेक्शन करवा दीजिए। तो इलेक्शन कराने का अधिकार तो इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो तुरंत जो चल रही लोकसभा, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी क्या हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं, अगर मोदी को लगेगा कि अभी इलेक्शन कराना बहुत सही समय है, लोग हमसे काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे हैं और अभी हम अगर करेंगे तो नीतीश कुमार और नायडू जी का जो हमें सहारा लेना पड़ा है वो नहीं लेना पड़ेगा और डायरेक्ट हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे। अगर ऐसा फील हो जाए अभी वर्तमान सरकार को, तो आसानी से प्रधानमंत्री और जो उसके 75-76 मंत्री होते हैं सब मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखित तौर पर राष्ट्रपति को देगा और उसको एडवाइस देगा राष्ट्रपति को कि अभी का जो ये कार्यकाल है इसको अभी समाप्त कर दीजिए। तो राष्ट्रपति अभी समाप्त कर देगा इसको। ठीक है। और फिर इलेक्शन कमीशन को बोलेगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप देश के अंदर में एक चुनाव करवा दीजिए दोबारा से। ठीक है। तो वो करवा देगा इलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि राज्य लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, राष्ट्रपति जब चाहे तब डिसॉल्व कर देगा प्रधानमंत्री काउंसिल मिनिस्टर ऑफ के कहने पर, या फिर हर 5 साल में तो वो कार्यकाल समाप्त ही हो जाता है उसका, दोबारा से चुन के सारे लोग आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन होता है, कभी भी इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को भी पावर नहीं है कि वो राज्यसभा को एक बार में खत्म कर दे और सारे सदस्य दोबारा चुन के आए, नहीं। इसमें क्या होता है कि हर 2 साल पर जो इसके मेंबर होते हैं, कुछ सदस्य जो है वो रिटायर्ड होते हैं और नए सदस्य चुन के आते हैं। तो हर साल क्या होता है, राज्यसभा में थोड़े थोड़े सीटों पर चुनाव होते रहते हैं। जिस स्टेट का जो सदस्य है वो अगर रिटायर किया तो उसी स्टेट से दोबारा फिर से चुन करके वो आएंगे, दूसरे लोग या वही जो भी जीत के आए वहां से आएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कैसे चुनाव होता है? लोकसभा में तो पता है कि एक जनरल इलेक्शन होती है, सांसद के लिए हम लोग वोट देते हैं और फिर वहां से ये लोग चुन करके आ जाते हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो वोटिंग है वो कौन कौन देता है, कौन करता है ना? ये प्रश्न है कि भैया कौन करता है राज्यसभा के सदस्यों का वोटिंग में, कौन कौन भाग लेता है? क्या कहेंगे आप, कौन वोट भाग लेता होगा, बताइए। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, है ना, क्लियर है, स्टेट डेलीगेशन के अंदर में, है ना, जितने भी विधायक वगैरह होते हैं ये सब मिल करके क्या करते हैं, चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को। ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम डिटेल्ड में क्लियर करेंगे। अभी मोटी बातें हम यहाँ पर जान लेते हैं। राज्यसभा का जो अनुच्छेद 80 है, ठीक है, अनुच्छेद 80 के अंदर में राज्यसभा का जिक्र है। अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है इसमें मैक्सिमम 250 रखी गई है, जिसमें 238 स्टेट और यूटी से है। 12 जो है ऐसे लोग होते हैं जो कहीं से चुन के नहीं आते हैं, बल्कि राष्ट्रपति को अच्छा लगता है ये 12 सदस्य, तो ये क्या करते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति टाइम टू टाइम चुनते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये मनोनीत करता है, याद रखिएगा। इसका कोई कोई भी इसके लिए वो नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है, इसके लिए कोई कोई इलेक्शन नहीं होता है। जो भी लोग समाज में अच्छा काम करते हैं, चाहे मेडिसिन में या कोई चीज़ में, जिसको कि नेशनल लेवल पर अवार्ड देने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनती है। क्या अपने मर्जी से चुनती है? नहीं, इसमें भी पॉलिटिक्स होता है। जो वर्तमान केंद्र सरकार होती है, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, तो ये क्या करते हैं, अपने ही लोगों का नाम रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये नॉन पॉलिटिकल लोग जो कि पॉलिटिक्स में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं होगा तो वो आएगा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो पॉलिटिक्स में रहता है। ठीक है, तो वो ऐसे लोगों का नाम
प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमेशा से ये रिवाज रहा है, ये 12 सदस्य अपना ही चुनना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ये 12 सदस्यों का नाम रिकमेंड करते हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों के नाम पर साइन कर देता है, और उसी समय से ये लोग राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। राज्यसभा में जाएंगे, फिर इनका ओथ सेरेमनी होगा, संविधान की कसमें खाएंगे, उसके बाद ये राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। क्लियर है? वहां पर जो साइन वगैरह करना है उसके बाद। अब देखिए, मिनिमम एज राज्यसभा बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज होगा वो 30 साल होगा, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। यहां पर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल चाहिए। ठीक है? और अगर मैं पूछूं कि आपको राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो आप कहेंगे सर 35 साल चाहिए। यहां तक समझ गए आप? मोटी मोटी बात थी राज्यसभा के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजेदार है। जैसे राज्यसभा का उपसभापति, तो अपने में से ही किसी को चुना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। जो उपसभापति होता है, सभापति तो आप जान गए, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का क्या होता है? वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो अपने में से ही किसी को चुन लिया जाता है। और राज्यसभा अनुच्छेद है ना 249 के तहत ये बात लिखी है कि 2/3 मेजोरिटी से किसी भी राज्य सूची के टॉपिक पर राष्ट्र घोषित कर कानून बना सकता है। तो ये राज्यसभा को पावर है कि ये 2/3 बहुमत, अगर 2/3 लोग, मान लेते हैं यहाँ पर 300 लोग हैं, 300 लोगों में से अगर 200 लोगों ने क्या किया? वोट कर दिया इस बात को लेकर के कि कोई भी स्टेट टॉपिक को सेंटर को पावर दे दिया जाए, तो राज्यसभा ये कर सकती है कि अगर 2/3 यानी 3 में से हर दो सदस्य है ना, 2/3 अगर टोटल सीटों का 2/3 में लोग जो है वो अगर यहाँ पर वोटिंग कर देता है, तो किसी भी स्टेट वाले टॉपिक के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है? उसको राष्ट्र टॉपिक घोषित किया जा सकता है। ये पावर है राज्यसभा को। तो राज्यसभा स्टेट के हक को चाहे तो वो दबा सकता है, इतना क्षमता इसको है। स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है राज्यसभा। ठीक है? स्टेट की बात को मुखर पे रखता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री चुन के आया, जैसे कोई जैसे केंद्र में सरकार है, तो वो तो चाहेगी अपने मर्जी से चलाएं, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? राज्यसभा करता है। ठीक है? राष्ट्रपति वर्ष में 2 बार अधिवेशन बुलाती है, यह याद रखिएगा। 2 बार अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुला लेता है। तो ये था आपका लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, ये जो ट्रिपल बैच है बिहार डीएलएड के लिए 1180 का, ये बैच अपने आप में अनोखा है। इसमें डीएलएड के साथ साथ बीएड के भी सारे ही बैच, जितनी बैच आएगी सबका एक्सेस आपको मिलेगा। कल को 4 वर्ष से बीएड का आएगा तो लास्ट में इसको भी हम लोग लॉन्च करेंगे, उसका भी एक्सेस मिलेगा। तो डीएलएड के मिनिमम 3 बैच, बीएड के मिनिमम 2 बैच, 5 बैच और 1 बैच 4 इयर्स आईटीपी का 6 बैच जो है यहाँ पर मिलेगा, प्लस 2024 का बीएड डीएलएड का 2 बैच मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 8 बैच आपको मिल रहा है। 8 बैच। अब फी रहेगी मात्र 1180 रुपये। ठीक है? और नोट्स, टेस्ट सीरीज, बीएड डीएलएड का सारा कुछ इसमें शामिल है। अब ये जो बैच था सरस्वती बैच 1, इसमें एडमिशन हम आज रात से बंद कर रहे हैं। सरस्वती बैच में आपको ये सरस्वती बैच 1 नहीं दिखाई देगा माई कोर्स के अंदर। मैं पहले एक वीडियो बना करके हम यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन दे देंगे। क्यों बंद कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है? देखिए, सरस्वती बैच 1 जो आपको अगर डीएलएड बीएड करना है तो आप ये बैच ले लीजिए 1180 का। अगर सिर्फ डीएलएड करना था तो हमने सरस्वती बैच 1 लाए थे, लेकिन इसको अब हम इसकी एडमिशन आज 11 अक्टूबर से हम इसको रात के 11:59 में, है ना, हम इसको बंद कर रहे हैं। 11 अक्टूबर तक ही इस बैच को आप ज्वाइन कर पाएंगे, आज रात तक सरस्वती बैच 1 को। क्यों बंद कर रहे हैं, इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि जो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और पिछले 10 दिनों से हम कह रहे थे कि हमने डिसीजन ले लिया है, बिकॉज सारे ही टीचर्स की मीटिंग में टीचर लोगों का रिकमेंडेशन है कि सर इतनी ज़्यादा यहाँ पर संख्या में लोग हैं, बच्चे हैं, कि जो कमेंट है उसको हम लोग अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं। डाउट एंड रिवीजन में सबका डाउट लेने में दिक्कत होता है। तो इस तरह से बैच को अलग कर दिया जाए, इस बैच को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये बैच फुल हो गया है और इससे ज़्यादा अगर इसमें एडमिशन लेंगे तो फिर बच्चों पर ध्यान नहीं जाएगा, तो आप पर फोकस होकर ध्यान जाए। इसलिए अब हम इस सरस्वती बैच 1 को की एडमिशन को आज ही तक सीमित रखेंगे। 11 अक्टूबर है आज ही तक सीमित रखेंगे, और हम जो है सरस्वती बैच 1 की जगह पर सरस्वती बैच 2 लेकर के जल्द ही आएंगे। बैच 2 हमारा जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो आप लोगों में से जो लोग भी बिहार डीएलएड की तैयारी एक बार नए सिरे से करना चाहते हैं,
शुरुआत से करना चाहते हैं तो आप सरस्वती बैच 2 के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो बैच 2 है इसमें पढ़ाई जो स्टार्ट होगी वो 15 अक्टूबर से क्लास इसमें चलेगी। लॉन्च कब होगी ये अगले 1-2 दिनों में हो जाएगी, लेकिन जो क्लास चलेगी सरस्वती बैच 2 का है ना, ये आपका सेम टाइम में चलेगा। कब चलेगा, कब से? 15 अक्टूबर से चलेगा। तो बैच 2 वालों का जितना भी बैच 1 में छूटा है वो सब अलग से दोबारा से आपको कवर कराया जाएगा। और कोई भी बैच जब पूरा समाप्त होगा, जब जनवरी फरवरी का वो समय आएगा, उस समय आपका 1 वीक का फुल कोर्स ओवरव्यू आएगा, जिसमें कि पूरा सिलेबस को पीवाईक्यू के साथ हम लोग जो है एक बार कराएंगे, आपको याद दिलाएंगे पूरी सिलेबस को, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराएंगे और बहुत डिस्कशन करेंगे हर चैप्टर पर। साथ ही साथ 2 दिन का हर एक सब्जेक्ट के अंदर में हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम हॉल है ना, वो हम डिस्कस करेंगे कि जब क्वेश्चंस आपके सामने आएगा तो आप कैसे उसको परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए चूंकि इस बैच में एडमिशन फुल हो रहे हैं, आज रात तक अगर किसी को चॉइस हो कि हमको यही बैच में पढ़ना है तो आप इसी बैच को ले लें, अन्यथा आज रात से 11:59 से ये बैच पेड कोर्स में आपको नहीं दिखेगा। अगले 2-3 दिनों तक कोई बैच नहीं आने वाली है। अगले 2 दिनों में, 1-2 दिनों में जो बैच आएगी वो होगी सरस्वती बैच 2, नई बैच हम लेकर के आ रहे हैं डीएलएड की। और उस बैच में जो पढ़ाई होगी वो 15 अक्टूबर 2024 से क्लास शुरू होगा। ठीक है, कैसे आप नई बैच को ज्वाइन करेंगे? इस बैच को आसान है, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप पेड कोर्स में आ जाइएगा। पेड कोर्स में आते ही आपको यहां पर मास्टर साहब बैच, अगर बीएड डीएलएड दोनों करना है तो 1180 का ये बैच ले सकते हैं, या फिर अगर ऑफर में आपको लेना है, जो नया बैच हमारा आ रहा है उसमें भी ऑफर आपको रहेगा, तो नई बैच में जो अगर ऑफर के साथ आपको लेना है तो यहां पर आपको सरस्वती बैच 2 दिखाई देगा। तो सरस्वती बैच 2 को आप जो है बाय नाउ करके यहां से परचेज कर लीजिएगा, और उसका जो क्लास का टाइम टेबल होगा वो सब भी आपको बैच के अंदर में ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। इसी तरह प्यार विश्वास बना के रखें, और कोई भी दिक्कत अगर होता है या नई बैच की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, तो वो मैंने यहाँ पर दे ही दिया है। ऐप पर जाकर के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर एक बैनर होगा नई बैच की, सरस्वती बैच 2 की, उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको पेमेंट का दिक्कत है कोर्स ज्वाइन करने में, तो हमारी टीम आपको स्कैनर प्रोवाइड करेगी इस व्हाट्सएप नंबर पर। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने या कोर्स की इंक्वायरी से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास कब क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होता है, ये नंबर उसमें आपको हेल्प नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है कोर्स से संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। तो चलिए नए बैच के साथ हम लोग सब मिलते हैं। नई बैच जल्द ही लॉन्च होगी, और ये टेलीग्राम है @ड्रीम सेवक टीचर्स, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। दिल से धन्यवाद, बाय बाय।